नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। देवभूमि की शुरुआत करते हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने लगवाई वैक्सीन। दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर राज्यपाल ने टीका लगाया। राज्यपाल ने वैक्सीन को लेकर सभी से किया आह्वान। कोरोना से बचाव की सावधानियां बरतने का किया आह्वान। राज्यपाल ने सभी को वैक्सीन लगवाने की दिया संदेश। तो बता दें, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने वैक्सीन लगवाई है। कोरोना का टीकाकरण लगातार उत्तराखंड में भी जारी है। अभी हाल ही फिलहाल जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद अब कई मंत्रियों को और कई नेताओं को वैक्सीन दिया गया। कई टीकाकरण हुए और टीकाकरण लगातार जारी है। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भी ने टीका लगवाया है। दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर राज्यपाल ने टीका लगवाया है। राज्यपाल ने वैक्सीन को लेकर सभी से आह्वान किया है। कहा है कि कोरोना के बचाव से सावधानियां बरतने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने सभी को वैक्सीन लगवाने की संदेश भी दिया है। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। लगातार टीकाकरण का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में टीकाकरण किया जा रहा है और इसी के तहत अब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भी वैक्सीन दी गई है। दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर राज्यपाल ने टीका लगवाया है। हाल ही फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी टीका लगवाया था और उसके बाद से मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल को लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। और अब देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को टीका लगा है। तो दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर राज्यपाल ने टीका लगवाया है। ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेबी रानी मौर्य जो है, राज्यपाल जो है, दून मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां पर उन्होंने वैक्सीन लगवाया है। सीधी ये तस्वीरें हम आपको वहां पर दिखा रहे हैं। लगातार टीकाकरण किया जा रहा है और टीकाकरण के दौरान अब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को वैक्सीन लगाई गई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। ये दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जहां पर बेबी रानी मौर्य ने कोरोना वैक्सीन करवाया है। तो राज्यपाल ने सभी को वैक्सीन लगवाने की संदेश भी दिया है। दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर राज्यपाल ने टीका लगवाया है और साथ ही सभी को टीका लगवाने का संदेश भी दिया है और आह्वान किया है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड बजट के बाद सीएम त्रिवेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम त्रिवेंद्र ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। स्वस्थ और स्वच्छ उत्तराखंड पर फोकस है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह का कहना है कि अटल आयुष्मान योजना के लिए करीब 150 करोड़ की सौगात दी गई है। वहीं पलायन रोकने के लिए भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि रोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सके, जो युवा हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। प्रदेश में टीकाकरण का काम तेज से हो रहा है, ऐसा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है। उन्होंने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने टीकाकरण को लेकर भी कहा कि टीकाकरण का काम उत्तराखंड में तेजी से हो रहा है। हाल ही फिलहाल जो है अभी राज्यपाल को भी टीका दिया गया है। टीका कोरोना वैक्सीन लगवाया है उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर। और अब जो है शिक्षा के बजट में 300 करोड़ की वृद्धि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताई है कि जो शिक्षा का बजट पेश किया गया है उसमें 300 करोड़ की वृद्धि बताई। तो लगातार जो है बजट पेश किया गया, जिसमें युवाओं पर ज्यादा फोकस रहा, युवाओं पर रोजगार देने के लिए ज्यादा फोकस रहा, शिक्षा पर फोकस रहा, महिलाओं के लिए कई सौगात आई और वहीं कई अन्य बातों का भी जिक्र किया गया, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की कई जो उपलब्धियां हैं उसे गिनाई। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। वहीं उनका कहना है कि पलायन रोकने के लिए, जो लोग पलायन करते थे उसको रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोग पलायन ना करें, उनके प्रति काम किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं वो वहीं बने रहें और दूसरे शहर पलायन ना करें। प्रदेश में टीकाकरण का काम तेजी से हो रहा है। टीकाकरण को लेकर भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि टीकाकरण का काम जो हो रहा है वो भरपूर तेजी से हो रहा है। सभी लोगों को टीकाकरण लगवाने का आह्वान भी किया गया है। वहीं हाल ही में अभी जो है राज्यपाल को भी टीका दिया गया है, टीकाकरण हुआ है और टीकाकरण की लगातार कवायद तेजी से की जा रही है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के बजट में 300 करोड़ की वृद्धि की बात कही गई है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षा के बजट को लेकर कहा कि 300 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो उत्तराखंड बजट के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब कंडेम कर दिया गया है। नई जो वकील हैं वो हम लाए हैं और बहुत
हाईटेक वहीकल भी उसमें 40-42 के करीब हाईटेक वहीकल है। लेकिन इनका परिणाम क्या हुआ है कि आज राज्य में जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, उसमें गिरावट आई है। 201 थी पहले प्रति लाख, आज वो 99 रह गई है। ऐसे ही जो संस्थागत प्रसव थे, जब हमने सरकार संभाली थी तो हमारे 50% संस्थागत प्रसव थे, आज 75% हमारे को अब कंडेम कर दिया गया है। नई जो वहीकल हैं वो हम लाए हैं और बहुत हाईटेक वहीकल भी उसमें 40-42 के करीब हाईटेक वहीकल है। लेकिन इनका परिणाम क्या हुआ है कि आज राज्य में जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, उसमें गिरावट आई है। 201 थी पहले प्रति लाख, आज वो 99 रह गई है। ऐसे ही जो संस्थागत प्रसव थे, जब हमने सरकार संभाली थी तो हमारे 50% संस्थागत प्रसव थे, आज 75%। तो अगली खबर गैरसैंण से। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग को लेकर हाथों में गन्ना लेकर उन्होंने विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में इसका प्रदर्शन किया गया है। तो गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस विधायकों की तरफ से लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गन्ने का जो मूल्य है उसको बढ़ाने के लेकर ये प्रदर्शन किया गया, जहां पर कांग्रेस विधायक जो हैं वो विधानसभा गन्ने को लेकर पहुंचे, हाथों में गन्ना लेकर वो विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और उनका कहना है कि जो गन्ने का समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया जाए। सरकार से उनकी ये मांग है कि जो मूल्य है उसको बढ़ाया जाए, और जिसके तहत उन्होंने ये प्रदर्शन किया है, हाथों में गन्ना लेकर वो विधानसभा पहुंचे हैं। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। फहीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस विधायकों का ये जो प्रदर्शन रहा है, क्या कुछ इसमें रणनीति देखी जा रही है, क्या कुछ इसमें हुआ, अब तक की अपडेट आप बताइए। देखिए, गन्ना मूल्य को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन रहा सदन के बाहर, और कांग्रेस ने मांग की है सरकार से कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से पिछले दिनों गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के भी बात कांग्रेस कहती रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने और सरकार से मांग की है। बहरहाल अभी सरकार की तरफ से इसमें सदन में भी विपक्ष सदन में भी इस मुद्दे को उठाने के संकेत दिए हैं, विपक्ष सदन के अंदर भी, और इसमें भी सरकार का जवाब आएगा। तो सरकार के जवाब की इसमें प्रतीक्षा है, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है इस मुद्दे पर, और गन्ने मूल्य भुगतान और गन्ने का मूल्य बढ़ाने को लेकर के मांग की है। और ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसानों का एक तरफ आंदोलन चल रहा है, कृषि बिलों को लेकर के चल रहा है, तो एक ताजा मुद्दा है एक तरीके से इसको कहें तो। कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ ये जो कांग्रेस विधायक हैं हाथों में गन्ना लेकर समर्थन मूल्य की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी आड़ बनाया जा रहा है और उसके खिलाफ वोट बैंक अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विपक्ष कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता है जिससे उसको एक वोट बैंक मजबूत होता हो, उसको राजनीतिक फायदा होता हो। साथ साथ मुद्दा तो इस समय गर्मा ही रहा है, इस समय चर्चा में है किसानों का मुद्दा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है किस तरीके से कि इस तरीके के मुद्दे को हल्के में ले लिया जाए या अवॉइड किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक लाभ भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की नजर में है, कांग्रेस के इस प्रदर्शन के उद्देश्य में है। और क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में अभी अगर हम उस तौर पर देखते हैं कि 11 सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं और इसको बढ़ाना है, बहुमत लाने की दावा कर रही है कांग्रेस, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उस हित को, उस लक्ष्य को साधने के लिए अपनी राजनीतिक जड़, राजनीतिक जमीन में मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो इसको इस रूप में भी देखा जाए तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति या कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश में और उठाने की कोशिश कर रही है। चलिए फहीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करते हैं। मसूरी में चाय पर चर्चा करेंगे हरीश रावत। आगामी चुनाव को लेकर चाय पर करेंगे चर्चा। शाम 5 बजे मसूरी पहुंचेंगे सीएम हरीश रावत। प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर करेंगे बातचीत। मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक के पास आयोजित होगा
कार्यक्रम। तो मसूरी में चाय पर चर्चा करने जाएंगे हरीश रावत। आगामी चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव आने को है 2022 में, जिसको लेकर सभी ने कमर कस ली है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो। लगातार एक के बाद एक दौरे किए जा रहे हैं, चीजों का निरीक्षण किया जा रहा है, बैठक की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि कैसे जो वोट बैंक है उसकी धारा को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। और अब मसूरी पर जा रहे हैं हरीश रावत, जहां पर वो चाय पर चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव जो है उसको लेकर चर्चा की जाएंगे। शाम 5 बजे मसूरी पहुंचेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर बातचीत करेंगे। सुनील सोनकर संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि हरीश रावत आप पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? सुबह मौजूद थे और वहां पर उन्होंने कई कार्यक्रम अटेंड करे और जो वहां पर लाठीचार्ज हुआ उसका उन्होंने विरोध किया और उनका समर्थन भी किया है कि जो मार्ग है वो तत्काल बनना चाहिए। और अब वो मसूरी शाम 5 बजे पहुंचेंगे और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनसे चाय पर चर्चा करेंगे। और ये माना जा रहा है क्योंकि अब चुनावी साल है और ऐसे में बजट भी सरकार ने पेश कर दिया है, तो बजट को लेकर भी यहाँ पर वार्ता करेंगे। वैसे तो उन्होंने बजट को पूरी तरीके से नकार दिया है कि जो बजट यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पेश किया है वो बिल्कुल जनहित में नहीं है और इसी को लेकर आज यहाँ पर विस्तृत चाय पे चर्चा की जाएगी और इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। और यहाँ पर स्थानीय लोग, जो कई गणमान्य लोग हैं, उनको भी यहाँ पर निमंत्रण दिया है कि वो भी अपना सुझाव रखें और शाम को जब हरीश रावत पहुंचेंगे तो चाय पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। जी सकती है सुनील, किस तरह की रणनीति तैयार की जा सकती है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पर अब क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जिस तरीके से ताबड़तोड़ हरीश रावत हर जगह का दौरा कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि चुनावी शंखनाद उन्होंने कर दिया है। बेशक कांग्रेस में कले जरूर नजर आ रहा है, परंतु वो अपनी तैयारी, अपनी टीम के साथ तैयारी। चलिए सुनील, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है मसूरी से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। मसूरी ट्राइब्स इंडिया आर्ट एंड सोल ऑफ इंडिया शोरूम का किया उद्घाटन के दौरान मंत्री ने की लोकल फॉर वोकल योजना की प्रशंसा। योजना के तहत स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है। तो लगातार प्रशासन की तरफ से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद जारी है। वहीं पीएम द्वारा लोकल फॉर वोकल योजना के तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है। अर्जुन मुंडा का यह कहना है कि पीएम द्वारा जो लोकल फॉर वोकल योजना चलाई गई है, जिसके तहत अब लोगों को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और लोकल फॉर वोकल से जो है, जो खाद जो उत्पत्ति यहाँ होती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो देश में उत्पत्ति होती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोकल फॉर वोकल का उद्घाटन किया। बताइए। तो खबरों की तरफ रुख करते हैं। हरिद्वार से खबर, जहां महाकुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई का दौर लगातार जारी है। पेशवाई के दौरान नागा संत रहे मुख्य आकर्षण का केंद्र। एमएमजेएन कॉलेज से शुरू हुई पेशवाई निरंजनी अखाड़े में करेगी प्रवेश। तो बता दें, महाकुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई का दौर जारी है। निरंजनी, जूना और अग्नि अखाड़े के बाद अब आनंद अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। पेशवाई के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद नागा संत मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे और एमएमजेएन कॉलेज से शुरू होकर पेशवाई निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी। इस दौरान आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि पेशवाई में मौजूद नागा संतों का लोगों को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पेशवाई है ये, जो इनका जो जुलूस है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नागा है, रथ है, हाथी है, घोड़ा है, हेलीकॉप्टर किए हुए है और भी कई आकर्षण झांकियां इनके साथ है। तो ये पेशवाई आज यहाँ एसएमजेएन पीजी कॉलेज से निकल के सिंह द्वार होते हुए, कनखल चौक होते हुए और यहाँ से शिव मूर्ति होते हुए और वाल्मीकि चौक से होते हुए ये पेशवाई आनंद अखाड़े में पहुंचेगी। वहाँ इसका समापन हो जाएगा और वहाँ से जो हमारा जो इनकी जो कुंभ मेला छावनी है वो आनंद अखाड़ा। आज पंचायती अखाड़ा तपोनिधि आनंद अखाड़े की पेशवाई है और बहुत भव्य और बहुत दिव्य पेशवाई आज निकलेगी, क्योंकि आज समस्त भारत से हमारे पंचायती अखाड़ा श्री आनंद के कैसे हो समस्त नागा सन्यासी और समस्त महामंडलेश्वर श्री महंत सब लोग यहाँ पर जमात आई हुई है। तो सब आज मेला में
प्रवेश करेगी और बहुत भव्य और बहुत दिव्य और ऐतिहासिक पेशवाई होगी। आज तो अगली खबर का रुख करते हैं। एसडीएम कार्यालय में जॉर्ज एवरेस्ट गंतव्य प्रबंधन समिति की बैठक हुई। जॉर्ज एवरेस्ट के विकास को लेकर कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। 23 करोड़ की योजनाओं से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का बदलेगा स्वरूप। पर्यटक स्थलों पर पार्किंग, शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी उपलब्ध। पर्यटक स्थलों में विकास के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस बैठक के दौरान प्रबंध समिति के अंतर्गत पर्यटक स्थलों जॉर्ज एवरेस्ट, लंबीदार, खनिज नगर, झंडीपानी और में पर्यटक को बेहतर मूलभूत सुविधाएं दिए जाने के साथ पर्यटक स्थलों को बेहतर रूप से संचालित करने के विचार विमर्श किया गया। पर्यटक स्थलों में पार्किंग, शौचालय आदि इंतजाम किए जाने के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। जॉर्ज एवरेस्ट ये हमारे मसूरी का एक प्रमुख पर्यटन और दार्शनिक स्थल है। इसके संदर्भ में एक कमेटी का गठन पूर्व में हो चुका है। अब कमेटी आज जो बैठी थी तो उसका मंथन इसी विषय में था कि यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं कैसे दी जाएं और उनका जो टूरिज़्म के लिए का जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए। तो उसके विभिन्न पहलुओं पे जो है चर्चा की गई, जैसे पार्किंग के लिए स्पेस कहाँ पर है, जो लोग वहाँ पे शौचालय की थोड़ी सी दिक्कत है उसको कैसे ठीक किया जाए, पानी की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए। तो इसमें समस्त जितने भी अधिकारी हैं और डिपार्टमेंट्स रिलेटेड थे सबकी आज मीटिंग की गई है और इसी पर आज मंथन है। पुनः 20 तारीख को हम लोग बैठक कर रहे हैं। फिलहाल पर्यटकों के लिए ये जो स्थल है वो खुला ही है, लेकिन हम इसको और अच्छा करने के लिए जो है इसमें हम लोग मंथन कर रहे हैं और जल्दी ही आपके सामने जो कार्यवृत्त और प्लान है वो हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो पौड़ी में अनुसूचित जाति के युवा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर अभद्र व्यवहार और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग किए जाने पर एसएसपी पौड़ी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि पैडकी फेसबुक पेज पर 2 व्यक्तियों की ओर से एक पोस्ट पर अभद्र व्यवहार और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस कारण अनुसूचित जाति जनजाति युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं एसएसपी पी रेणुका देवी ने थानाध्यक्ष पौड़ी के तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिनांक 26 तारीख को पैठानी फेसबुक पेज पर एक टिप्पणी डाली गई थी जिसपे कुछ तथाकथित समाज के लोगों ने बहुजन समाज के लोगों के ऊपर आघात किया है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकरण पे हमारी पूरी उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ की टीम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया है कि इन प्रकार के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समाज को एक संदेश मिल सके कि स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की गतिविधियाँ सहनीय नहीं है और हम पूरा समाज इस सभी बातों को नज़रअंदाज करता है कि आज भी जाति जो हम कहते हैं कि जाति का भेदभाव नहीं है, पर इन सभी बिंदुओं से ये पता चलता है कि अभी भी इस हमारे देश में जाति का भेदभाव द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, मिलने के लिए आया था। उनकी कोई भी फेसबुक पेज पे ये पैठानी फेसबुक कोई बता रहे थे, सो उसमें कोई भी जाति शब्द का कोई भी उन्होंने यूज़ किया है करके, सो उसमें मैंने इंस्पेक्टर पौड़ी को निर्देशित किया गया है तुरंत ही उसमें आप लोग उसमें एफआईआर दर्ज करने थे। खबर डोईवाला से, जहां कंपनी बिरला यामाहा में सबसे बड़ी लूट का मामला सामने आया है। कंपनी को लगभग 63 करोड़ रुपए का झटका लगा है। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने तहसील पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। डोईवाला क्षेत्र के नामी कंपनी बिरला यामाहा को साल 2013 में बंद हो जाने के बाद और साल 2014 में सील करने से लेकर अब तक फैक्ट्री का लगभग 63 करोड़ रुपए का कीमती सामान चोरी हुआ है, जिसके विरोध में आज कंपनी के कर्मचारियों ने तहसील डोईवाला में जमकर धरना प्रदर्शन किया है। धरने के दौरान दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उन्हें कंपनी की तरफ से अब तक बकाया भुगतान नहीं मिला है। मेरा कहना यह है कि समस्या ये हमारा प्रदेश उत्तराखंड समस्या का प्रदेश हो चुका है और एक सबसे चलती फिरती सबसे अच्छी हमारे नवरत्न खत्म हो चुकी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, पर हमारे उत्तराखंड की बहुत सबसे पुरानी कंपनी थी बिरला यामाहा। इसमें प्रशासन और कंपनी के जो बड़े बड़े दलाल लोग हैं, मैं दलाल कहूँगा उनके लिए, इन्होंने मिल के इस चलती फिरती कंपनी को ख़त्म किया। हमारे कर्मचारियों को रोटी के लाले पड़ गए, मिली भगत करके वाइंड अप कराया गया।
तो अगली खबर हरिद्वार से। सड़क हादसे में 4 की मौत। रानीपुर झाल के पास गंग नहर में गिरी कार, बाइक सवार को बचाने के चलते हुआ ये हादसा। पुलिस ने रेस्क्यू कर 4 शवों को निकाला। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।